हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन इजी। मैं सूरज कुमार। वीडियो इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। नारायणसामी ने फ्लोर टेस्ट से पहले पुडुचेरी के सीएम पद से इस्तीफा दिया है। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने फ्लोर टेस्ट से पहले पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका कारण यह था कि 5 कांग्रेस और 1 द्रविड़ मुनेत्र करंगम के विधायक के इस्तीफा देने के बाद वी नारायणसामी सरकार ने पांडिचेरी की विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया था। पुडुचेरी विधानसभा में 33 सीटें हैं, जिसमें वर्तमान में पुडुचेरी विधानसभा की 26 सीटों की संख्या है क्योंकि 60 सीटें खाली है। हाल ही में तमिलिसाई साउंडराजन को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तमिलिसाई साउंडराजन को। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में एक निर्वाचित विधानसभा है। मुख्यमंत्री के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, थोड़ा ये देख लेते हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वेंकैया नायडू ने मावरिक मसीहा एक राजनीतिक जीवन N.T. राव की नामक पुस्तक का विमोचन किया। चलिए जानते हैं थोड़ा डिटेल्स में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मावरिक मसीहा एक राजनीतिक जीवनी N.T. राव की नामक पुस्तक का विमोचन हैदराबाद में किया। N.T. राव की नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया? हैदराबाद में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। इसे वरिष्ठ पत्रकार रमेश कांडुला ने लिखा है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? वरिष्ठ पत्रकार रमेश कांडुला ने लिखा है। यह नंदमूरी तारक रामाराव के जीवन पर आधारित है। नंदमूरी तारक रामाराव कौन थे? वह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। वो भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार आदि सहित कई पुरस्कार मिले थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। रामनाथ कोविंद अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। यह 63 एकड़ में फैला है, जिसमें 1,10,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। इस स्टेडियम में 1,10,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। यह 63 एकड़ में फैला है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल मैदान है। यह भारत और इंग्लैंड के बीच दिन रात्रि गुलाबी गेंद टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। इसमें छत पर LED लाइट्स लगे हुए हैं। उत्तर कोरिया का रनग्राडो 1 मई स्टेडियम
पुराना नाम रनग्राडो मई डे स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? उत्तर कोरिया में, जिसका नाम रनग्राडो वन मई स्टेडियम, जिसका पुराना नाम था रनग्राडो मई डे स्टेडियम। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। तो इसमें राष्ट्रपति अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर, सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन और अन्य पहलों को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की शुरुआत संयुक्त रूप से केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन ये क्या है? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना है। यह पीपुल, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म के 3 स्तंभों पर काम करके डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करने में शहरों और नगरों की मदद करेगा। इसका उद्देश्य 2022 शहरों में नागरिक केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना और यह 2024 तक भारत के सभी शहरों को कवर कर लेगा। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के विभिन्न पहलों के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करेगा, जो शहरों की स्थानीय चुनौतियों को हल करने में मदद करेगा। यह नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक (NUIS) के प्रौद्योगिकी डिजाइन सिद्धांतों पर आधारित है। यह नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक (NUIS) के प्रौद्योगिकी डिजाइन सिद्धांतों पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। विदेश मंत्री ने मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग के नए भवन का उद्घाटन किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग के नए भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने डगोटिरे सामाजिक आवासीय परियोजना की समीक्षा की। डागोटिरे सामाजिक आवासीय परियोजना की समीक्षा की है। इस परियोजना के तहत भारत सरकार के मदद से 956 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव और मॉरिशस की अपनी 2 देशों की यात्रा के दौरान भवन का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की मंजूरी दी है। मॉरिशस के बारे में देख लेते हैं। यह एक द्वीप राष्ट्र है जो हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट लुई है और इसकी मुद्रा मॉरिशस रुपया है। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। मॉरिशस 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चौथा सबसे बड़ा योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6।
भारत और AIIB ने असम विद्युत वितरण परियोजना के लिए एक $304 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम में विद्युत वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच $304 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। इसकी परिपक्वता अवधि 24 वर्ष है। परियोजना का लक्ष्य असम राज्य में विद्युत वितरण नेटवर्क को मजबूत करना है। यह 10 विद्युत वितरण सब स्टेशन बनाने और ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में मदद करेगा। परियोजना का लक्ष्य असम राज्य में विद्युत वितरण नेटवर्क को मजबूत करना है और यह 10 विद्युत वितरण सब स्टेशन बनाने और ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में मदद करेगा। इस परियोजना के तहत 15 मौजूदा सब स्टेशन को भी अपग्रेड किया जाएगा और जमीन में मौजूद तारों की जगह ऑप्टिकल वायर बिछाए जाएंगे। इस परियोजना से असम सरकार को सस्ती, कुशल और 24 घंटे बिजली आपूर्ति में मदद करेगा। अब तो ये देख लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB क्या है। यह 25 दिसंबर 2015 को एक बहुपक्षीय संधि द्वारा स्थापित किया गया है और जनवरी 2016 में इसका संचालन शुरू हुआ था। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करना है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। जिन लिकुन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जिन लिकुन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिन 24 फरवरी। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किए जाने के उपलक्ष्य में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किए जाने के उपलक्ष्य में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। यह उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड भारत में इस दिन को मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड क्या है? CBEC। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका नेतृत्व मोर्टाली अजीत कुमार कर रहे हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1944 को हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह केंद्रीय GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम आयात शुल्क के लिए नीतियां बनाता है और लागू करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8। विश्व बैंक ने नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की केंद्र सरकार, नागालैंड और विश्व बैंक ने नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए $68 मिलियन की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य कक्षा में पढ़ाई में सुधार और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सुधार करना है। यह ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के विकास में भी मदद करेगा।
यह राज्य में शिक्षा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रम की बेहतर निगरानी और प्रबंधन करने में मदद करेगा। इस परियोजना से लगभग 1,50,000 छात्र और सरकारी शिक्षा प्रणाली में 20,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इस परियोजना का नाम नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन सुधार परियोजना रखा गया है। इस परियोजना का नाम नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन सुधार परियोजना रखा गया है। इस परियोजना के तहत 44 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी 15 को स्कूल परिसरों के रूप में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना नागालैंड के शिक्षा प्रबंधन और सूचना प्रणाली EMIS को मजबूत करेगी। विश्व बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े वित्त प्रदाताओं में से एक है, जिसका लक्ष्य अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना है और साझा विकास का बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके 189 सदस्य देश हैं। डेविड मालपस विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। मोंटेनेग्रो में 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 69 किलोग्राम वर्ग में अरुंधति चौधरी और 51 किलोग्राम भार वर्ग में नोरेम बेबीरोजिसाना चानू ने मोंटेनेग्रो के बुडवा में 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। मोंटेनेग्रो के बुडवा में 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज टीम ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय टीम महिला वर्ग में शीर्ष स्थान पर है। बेबीरोजिसाना चानू ने सबीना बोबोकुलोवा को हराया है, जबकि अरुंधति ने मरीना स्टिको को फाइनल में हराया है। भारतीय पुरुष मुक्केबाजों ने इस टूर्नामेंट में 3 कांस्य पदक जीते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10। प्रकाश कुमार सिंह को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश कुमार सिंह को। प्रकाश कुमार सिंह को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के सदस्य कानून के रूप में नियुक्त किया गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने पहले झारखंड SERC में सदस्य के रूप में कार्य किया है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है क्या? इसके बारे में जानते हैं। यह विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत 24 जुलाई 1988 को गठित एक वैधानिक निकाय है। यह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 76 के तहत काम करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष CERC का पदेन सदस्य होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष CERC का पदेन सदस्य होता है। CERC के अध्यक्ष P के पुजारी हैं। CERC के अध्यक्ष कौन है? P के पुजारी।
CERC के कार्य क्या क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के उत्पादन के टैरिफ को विनियमित करना। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित कंपनियों के उत्पादन के टैरिफ को विनियमित करना। एक से अधिक राज्यों में बिजली उत्पादन और बिक्री के लिए एक समग्र योजना बनाने वाली अन्य उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना। बिजली के अंतरराज्य वितरण को विनियमित करना। बिजली के अंतरराज्य वितरण के लिए टैरिफ निर्धारित करना। राष्ट्रीय विद्युत और नीति और शुल्क नीति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना। बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाह देना। बिजली के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सलाह देना। तो आज का सेशन यहीं से आज का क्यूज का क्वेश्चन ये है, बिहार बजट 2021-22 में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा का बजट पास किया गया? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी कृषि, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।